आयुर्वेद कहता है कि पहले हम रिफ्लेक्सेस खोलें, फिर उसको ही हम रिपेयर की तरफ लेके जाएं। जो उसको बार बार डैमेज करनी है चीज़ें, उसको पहले क्योर करने की कोशिश की जाती है। जो आपकी लाइफस्टाइल से जुड़े हैं, जो आपके फूड से जुड़े हैं और जो आपके मेडिसिन से भी जुड़ी हैं, जो आपको वेरिकोसील से हील करते हैं और वेरिकोसील को हटाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वो क्यों ज़रूरी हैं, क्यों नेसेसरी हैं, उस चीज़ों की ज़रूरत हमें क्यों है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे वो होम्योपैथ ले रहे हो, चाहे वो आयुर्वेद ले रहे हो। एलोपैथी में तो चलो ट्रीटमेंट मिलता ही नहीं है क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन है सर्जरी का, पर चाहे आप होम्योपैथ ले रहे हो, चाहे आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले रहे हो, उनका पर्पस क्या है। सबसे पहली चीज़ समझ लो कि दोनों ही चीज़ों का जो टारगेट है वो एक ही चीज़ है, वो है आपकी रिफ्लेक्सेस को खोलना। हम आयुर्वेद को वो कहते हैं कि रिफ्लेक्सेस खोलना, बट होम्योपैथ वाले उनको अलग तरीके से समझते हैं या होम्योपैथ अलग तरीके से कहता होगा। बट आयुर्वेद से मैं समझा देता हूँ आपको कि आयुर्वेद कहता है कि पहले हम रिफ्लेक्सेस खोलें, फिर उसको ही हम रिपेयर की तरफ लेके जाएं। रिपेयर की तरफ किसको? आपकी वेन्स को। वेन्स अगर खुद से रिपेयर करती है तो उसको रिपेयर की कैटेगरी में डाला जाए। हम देखते हैं पेशेंट माइल्ड की वेरिकोसील में जल्दी रिकवरी हो जाती है, सेकंड ग्रेड में टाइम लगता है, थर्ड ग्रेड में और ज़्यादा टाइम लगता है, फोर्थ ग्रेड में और ज़्यादा टाइम लगता है। ये जो टाइम टेकिंग की प्रोसेस है वो इसलिए है क्योंकि जो आपकी वेन है जो पहले फूल चुकी है, जिसने इलास्टिसिटी खो चुके हैं, जहाँ पर रिफ्लेक्सेस बन के उसने अपनी वॉल्स को डैमेज कर दिया है, उसको हील करने में टाइम लगता है। अब जैसे मान के चलो कोई आपको चोट लगी हो और उस चोट का कोई एक बड़ा सा स्क्रैच आपके पास हो, तो आप अपनी आज भी बॉडी पे उसका एहसास देख सकते हैं। सेम एहसास आपकी वेन्स भी महसूस करती है। वहाँ पर स्कार टाइप चीज़ें बनती हैं जिसकी वजह से वो अपनी इलास्टिसिटी खोने के बाद दोबारा उस इलास्टिसिटी पे नहीं आती वेन। तो इस वजह से वहाँ पर उसको टाइम लगता है हील होने में। उससे पहले जो उसको बार बार डैमेज करनी है चीज़ें, उसको पहले क्योर करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि आपको मैंने पहले बोला कि रिफ्लेक्सेस, रिवर्सल फ्लो, वॉल जो डैमेज कर रहा है, बाय ब्लड जो जा रहा है, उसको पहले हम हील करने की कोशिश करेंगे जिससे वो दोबारा वो चीज़ें ना क्रिएट करे, दोबारा से वहाँ पर जख्म ना बनाए, दोबारा से वो दिक्कत ना दे। ये हो गया ट्रीटमेंट वाला एलिमेंट। अब इसमें एक्सरसाइज की क्या रिक्वायरमेंट है? एक्सरसाइज की बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें इन्वॉल्वमेंट। एक्सरसाइज क्या करता है? एक्सरसाइज से हम ये कोशिश करते हैं कि आपकी पेल्विक पोर्शन की तरफ ब्लड फ्लो बेटर बना रहे, जिसकी वजह से रिफ्लेक्सेस की वजह से जो रिवर्सल फ्लो आ रहा है उसकी वजह से आपके टेस्टिस हैम्पर ना हो। टेस्टिस अगर हैम्पर होने चालू हो जाते हैं तो फिर हमें इनफर्टिलिटी मिल जाती है, हमारे हार्मोन इम्बैलेंस मिल जाते हैं, हमें एट्रोफी देखने को मिल जाती है। तो हम उन सारी चीज़ों से बचने के लिए सबसे बढ़िया जो रोल है वो यही है कि आप अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखें। एक्सरसाइज से क्या होता है कि ब्लड का फ्लो मेंटेन रहेगा, आपके टेस्टिस अपने पूरे न्यूट्रिशन गैदर कर पाएंगे, अपना ऑक्सीजन ले पाएंगे, ऑर्गन को जितनी रिक्वायरमेंट है वो अपनी पूरी नेसेसिटी के हिसाब से अपनी न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, तो वो अपनी पोटेंशियल को कम नहीं करेगा। अगर उसको वो सारी चीज़ें कम मिलनी चालू हो जाती है तो वो अपनी पोटेंशियल से कम काम करना चालू कर देता है। मान लीजिए, सपोज़ कीजिए, अगर आपको कोई फूड रोज़ मिलता है और वो सेम टाइप का फूड मिलता है तो आपकी बॉडी क्या उस तरीके से रोल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। मान लीजिए अगर आप सिर्फ आलू खाते हैं और आलू ही खाते रहे तो वो काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएगा। मान लीजिए अगर आप व्रत रख रहे हैं, फास्ट रख रहे हैं और लाइफ टाइम आपको फास्ट रखना पड़ जाए तो आप अपनी पोटेंशियल से काम कर पाएंगे या नहीं। इस सारी चीज़ों को समझिए कि अगर टेस्टिस हमारा एक ऑर्गन है, अगर उसको पूरे न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो वो अपनी पूरी कैपेसिटी से काम नहीं कर पाएगा। सेम प्रोसेस होता है जब हम इनफर्टिलिटी देखते हैं वेरिकोसील के पेशेंट्स के अंदर। इसमें कुछ और लूप होल्स भी हैं, जैसे कि मान लीजिए कि टेस्टिस अपना टेम्परेचर ना मेंटेन करने की वजह से भी फर्टिलिटी या जैसे मैं बोलूँ इनफर्टिलिटी के अंदर हम एंटर हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें कुछ अलग अलग वेरिकोसील के साथ जुड़ी रहती हैं, तो उसमें भी एक्सरसाइज अच्छा काम करती है। एक्सरसाइज टेम्परेचर मेंटेन करने में भी आसानी देती है क्योंकि जब आप पैरों को ऊपर की तरफ करते हैं तो ब्लड का फ्लो टूवर्ड्स अपर डायरेक्शन में जाता है, जिसकी वजह से आपको अपनी जो टेस्टिस की फंक्शनिंग है उसमें कैपेसिटी, जो मान लीजिए उसकी फंक्शनिंग अगर 50% पे वर्क कर रही है तो वो 60% की फ्लो बनाने की कोशिश करता है। तो सिमिलरली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है अगर वेरिकोसील के पेशेंट हो, चाहे आप ट्रीटमेंट कोई भी ले रहे हो, चाहे आपने सर्जरी भी करवा रखी हो, तो एक्सरसाइज आप आफ्टर सर्जरी भी कर सकते हैं। फिर आ जाती है बारी हमारी डाइट की।
कि हमने कैसा ऐसा खाना खाएं या डाइट क्यों इम्पॉर्टेंट है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, डाइट इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो ब्लड की स्ट्रीम है वो बेटर तरीके से चलती रहे, वो किसी भी चीज़ में हर्डल ना क्रिएट करे। तो इसीलिए डाइट कुछ ऐसी होनी चाहिए जो हमारे को बेटर की तरफ लेके जाए। जैसे कि जो हमें बार बार रूट कॉज क्रिएट कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन मान लीजिए, सपोज कीजिए कॉन्स्टिपेशन हो गया, कि कॉन्स्टिपेशन में बेसिकली हार्ड स्टूल आएगा, और जब हार्ड स्टूल आएगा तो आप नीचे की तरफ प्रेशर जनरेट करेंगे। नॉर्मल है कि आप नीचे की तरफ प्रेशर जनरेट करेंगे, कि आपको लगेगा कि मैं नीचे की तरफ जोर लगाऊं जिससे मेरा स्टूल पास ऑन हो जाए। अब स्टूल पास होने के लिए आपने जब जोर लगाया तो वहाँ का प्रेशर जनरेट होता है नीचे की तरफ, टूवर्ड्स लोअर, टूवर्ड्स आपके स्क्रोटम की तरफ। और जब वो प्रेशर जनरेट हुआ, वहाँ की वेन्स और ज़्यादा फूली, वो आपको और दिक्कत देगी। तो इसीलिए डाइट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो इसलिए हाई फाइबर डाइट फूड मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। साइड बाय साइड जैसे कॉन्स्टिपेशन जैसा मसला है या फिर अलग से मसले होते हैं, जैसे कि हमें खून पतला चाहिए। बेसिकली हमें खून पतला क्यों चाहिए? कि वो आराम से ट्रैवल कर सके, कहीं ऐसा हर्डल क्रिएट ना करे, आपको दर्द ना दे, आपको सूजन ना दे, आपको इन्फ्लेमेशन ना करे जहाँ पर भी वो स्टक हो रहा है, जहाँ पर भी वो बेसिकली हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि खून को पतला करने का फूड ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सामने ही होता है प्याज, अनियन, जो हमारे खून को पतला रखने की कोशिश करता है। तभी हमारे घर वाले भी कहते हैं कि लू के टाइम पे तो प्याज खा लिया कर या प्याज लेकर जाया कर। वो इसलिए कहते हैं कि गर्मी में अगर आपका खून मोटा हो जाता है तो आपको स्ट्रोक दे सकता है, आपको पैरालिटिक अटैक दे सकता है, बहुत अलग अलग चीज़ें हो सकती है। तो वहाँ पर क्या करना है कि आपने प्याज को इनटेक करना स्टार्ट कर देना है, जिसकी वजह से आपका ब्लड पतला रहे, उसकी थिकनेस ज़्यादा ना बढ़े, जिसकी वजह से आपको दिक्कत ना आए। और उसी के ऊपर हम इम्पैक्ट भी करते हैं, उसी के ऊपर हम ऐसे मेडिसिन में काम भी करते हैं। ये हो गया एक कुछ फूड्स का रिक्वायरमेंट। जैसे लहसुन लोग खाते हैं कि वेरिकोसिल में उन्होंने कहीं सुना या कहीं उन्होंने पढ़ा, जहाँ पर वो लहसुन सुबह के टाइम इंटेक करते हैं, तो वो भी अच्छी बात है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लहसुन की भी प्रॉपर्टी सेम सी होती है। हल्दी दूध मैं बताता रहता हूँ कि हल्दी दूध पियो, जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, आपका डाइजेशन सिस्टम बढ़िया हो जाएगा, थोड़ा सा बेटर फील करोगे। तो हल्दी दूध भी वैसे ही सेम डाइट में ही आ जाता है, तो आप हल्दी दूध को भी ले सकते हैं। अब ये कुछ चीज़ें होती हैं कि डाइट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपके जो रूट कॉजेज़ है जिसकी वजह से वो डेवलप हुआ है, उस पर हम रोक लगा सकें, इसलिए डाइट इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैदा खाते रहोगे, कॉन्स्टिपेटेड रहोगे, तो आपको वही दिक्कत बार बार आती रहेगी और बार बार आप वेरिकोसिल पे हिट करते रहोगे और उससे आपकी वेन और ज़्यादा डैमेज होगी। तो इस वजह से डाइट इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो तीनों का जब मिल जाता है, तीनों को हम एक जगह लेवल पे एक ही स्ट्रीमलाइन पे काम करना चालू कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि पेशेंट में रिकवरी फास्ट मिलती है, पेशेंट के अंदर रिकवरी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है, कुछ पूछना भी रहता है, तब भी नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो सिर्फ एक रिपोर्ट्स की स्क्रीनशॉट लेकर मेरे को नीचे जो नंबर आपको फ्लैश हो रहा है उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिससे मेरी टीम आपके पास पहुंच सके और आपसे बात कर सके। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्ते।